पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज की अपडेट्स देखते हैं स्टॉक मार्केट की। आज सुबह मार्केट खुलते ही खबर आई कि पाकिस्तान के कुछ शेयर्स MSCI इंडेक्स में शामिल हो गए हैं, यानी उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स उन शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मार्केट एकदम सुबह अगर आप देखें कि बहुत ऊपर खुली खुली तो ऊपर नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ऊपर चली गई। ये तकरीबन 10 मिनट में ही 10-15-20 मिनट में इसने अपना हाई जो है वो लगा लिया, तकरीबन 48,800 पे चली गई। लेकिन फिर उसके बाद और ख़ुसूसन इसमें जो जो हम देख रहे थे उनमें OGDC, PPL, SNGP वगैरह काफ़ी ऊपर चले गए थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें सेलिंग आनी शुरू हो गई और फिर काफ़ी नीचे आ गई। आज ये बाहर बच्चे कुछ पटाखे फोड़ रहे हैं क्योंकि उनके लिए 14 अगस्त का मतलब सिर्फ यही है। वो थोड़ी बहुत आवाज़ शायद आपको बीच में आती रहे। तो अच्छा जी, तो फिर काफ़ी नीचे आ गई मार्केट। और अब इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि सुबह होते साथ ही कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसकी बाइंग की और फिर उसके बाद मार्केट में बायर्स नहीं थे तो नीचे आनी शुरू होगी। और ये भी हो सकता है कि एक दिन में अगर MSCI में डले हैं तो पता नहीं एक दिन में वहां पे क्या बाइंग हो सकती है कि नहीं, तो या जान के एकदम लोकली इसकी बाइंग की गई और फिर जो बायर्स थे वो मार्केट से साइडलाइन हो गए। तो जब आपके मेरे जैसे सिर्फ बायर्स रह जाते हैं तो फिर मार्केट नीचे ही आती है। बहरहाल ये उस वक्त नीचे आ गई। उसके बाद फिर जुमे की ब्रेक हुई। जुमे के ब्रेक के बाद जब मार्केट खुली तो फिर थोड़ी थोड़ी ऊपर जाने लगी और फिर क्लोजिंग अच्छी आई। और बल्कि कुछ शेयर्स में, इस पे हम आगे बात करते हैं, कुछ शेयर्स में काफी अच्छी रैली चली, काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी लगे। अच्छा जी। हम्म। अच्छा जी, तो अब जो है अब हम आज थोड़ा सा अपडेट, असल में आज हमने कोशिश की थी कि हम थोड़े से पॉइंट्स भी ले लें कि हमने क्या क्या बात करनी है और उसके मुताबिक हम बात करें, लेकिन वो पॉइंट्स पढ़ने में शायद टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अच्छा, अब हम LPL को देख लेते हैं एक दफा। तो LPL तो आज भी ओपन जब हुआ तो लॉक पे था, लेकिन फिर कुछ देर बाद इसमें सेलिंग आ गई और काफी हैवी सेलिंग आई। देखें इसमें आज 18 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। अब उसके बाद ये जब लोएस्ट कहाँ तक गया है, ये देखें, ये लोएस्ट गया तकरीबन 3165 तक गया है और इसकी क्लोजिंग में ये फिर लॉक लग गया है। अब अगर हम अपना अंदाजा लगाएं इसका ना, तो ये शेयर जो है इसका जो लॉक आज खुला और शुरू में जब इस पे हैवी सेलिंग आई और लेकिन इसका रेट गिरा नहीं, यानी कि सेलिंग आ रही थी और बाइंग भी आ रही थी, सेलिंग आ रही थी और बाइंग भी आ रही थी। उसकी वजह यह है कि अगर 15 रुपए का डिविडेंड इसने दिया है तो असल में आप इसकी वैल्यू की जब असेसमेंट करेंगे तो वो इस तरह करेंगे कि इसकी वैल्यू है 32.15। जब ये डिविडेंड दे लेंगे तो ये एक्स होके 17 रुपए का हो जाएगा। तो हम जब किसी शेयर में असेसमेंट करते हैं, या आपको भी इसी तरह करनी चाहिए कि अब तो डिविडेंड तो उसने दे दिया ना, अब तो हमने ये देखना है कि डिविडेंड देने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद, क्या अगले 12 साल के लिए ये शेयर अच्छा है कि नहीं, या अगले 12 साल में कितना डिविडेंड दे सकता है। तो ये तो इन्होंने वन टाइम दे दिया, बार बार तो नहीं इतना ज्यादा कोई डिविडेंड देता। और हिस्टोरिकली अगर आप इसकी पे आउट में जाके देखेंगे तो हिस्टोरिकली तकरीबन ये 3-3.5 रुपए हर साल में दे रहे हैं तकरीबन। कहीं किसी किसी साल में थोड़ा कम भी होगा, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इन्होंने इस रेशियो को थोड़ा सा मेंटेन किया है। तो उस हिसाब से हम असेसमेंट करते हैं कि अब आज की इस शेयर की वैल्यू हमारे लिए है जी 17 रुपए और 15 पैसे। और अगर कोई शेयर 17 रुपए 15 पैसे का है जो प्रॉफिट भी मुनासिब कमा रहा है, अब इसका हम अगर प्रॉफिट देखें फाइनेंशियल्स क्वार्टरली, ठीक है, 2 क्वार्टर में इसने 5.5 से ज्यादा कमा लिए हैं, यानी कि पूरे साल में 11 रुपए बना रहा है। और अगर कोई शेयर, ये कोई कंपनी आगे भी इस तरह कंटिन्यू रखे कि 11 रुपए का प्रॉफिट बनाती रहे, तो 3 रुपए
पावर कंपनीज़ के लिए ख़ुसूसन देना कोई मुश्किल काम नहीं है, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन ये अच्छा प्रॉफ़िट इनका चल रहा है और अच्छा मुनाफ़ा, अच्छा डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो 17 साढ़े 17 रुपए का शेयर अगर ये है और अगर साल में 3 रुपए सिर्फ़ डिविडेंड भी देता है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यील्ड इसकी तकरीबन जो है कितनी बनेगी? तकरीबन 16-17% बन जाएगी। ये शायद उससे भी थोड़ी ज़्यादा बन जाए। तो उस हिसाब से ये शेयर जो है 17 रुपए के रेट पे बहुत अच्छा है। तो हमने तो आज खरीदा। अब इसमें गोइंग फॉरवर्ड आपको ये पता लगेगा कि अगर तो अब आप आगे देखें और देखें ना आखिर में फिर लॉक लग गया। तो अब अगर आगे जाके ये शेयर जो है अब नेक्स्ट ट्यूसडे को खुलेगी मार्केट। अगर तो ट्यूसडे को भी इसमें ज़्यादा अब सेलिंग आती है, आप ट्यूसडे को लॉक नहीं लगता, सेलिंग आती है, तो फिर इसका मतलब हमें ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि फिर ये जो 18 मिलियन का जो वॉल्यूम लगा है, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने इसको जिनको पहले से पता था कि इसने ₹15 का डिविडेंड देना है और जो पहले से इसको लेके बैठे हुए थे, तो वो निकल गए हैं आज। और फिर ये शेयर हो सकता है यहाँ से ज़्यादा ऊपर ना जाए, फिर जब एक्स हो 17 रुपए का खुले उसके बाद वो फैसला करेंगे कि इसको उन्होंने वहीं से ऊपर लेके जाना है या पहले फिर नीचे लेके आएँगे और फिर ऊपर लेके जाएँगे। लेकिन अगर इसको आगे भी जाके ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी आगे इसके एक्स होने से पहले 2-3 लॉक्स और लगते हैं, तो फिर इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आज जो इसमें सेलिंग आई वो माल छुड़ाने के लिए आई। क्योंकि जब किसी शेयर को लॉक लगते हैं और जिस दिन लॉक खुलता है तो बहुत से लोग कई दफ़ा उसको बेच देते हैं। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हिस्टोरिकली हो चुका है कि जब किसी शेयर को बार-बार लॉक लग रहे हो, जिस दिन उसका पहला लॉक खुलता है उस दिन उसको लोड लॉक भी लग जाता है और फिर वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग ज़ाहिर-सी बात है हर एक की अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो लोग इसको जो है कई दफ़ा सेफ लेके चलते हैं। तो ये हमने तो आज लिया और हमने ये सिर्फ़ ये सोच के लिया कि साढ़े 17 या 17 रुपए पे भी ये शेयर हमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है, तो हमने लॉन्ग टर्म का सोच के उसको खरीद लिया कि अगर यहीं से ऊपर नहीं जाता, एक्स हो जाता है, तो फिर भी हमें 17 रुपए में ये शेयर कबूल है। लेकिन ये है कि ये भी हो सकता है कि ये अब नेक्स्ट होने तक 40-45 तक चला जाए। ऐसा हुआ तो फिर हम उसको फिर बेच देंगे। तो अगर आपने आज खरीदा है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को आगे लेके चल सकते हैं। पर बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि ये माल छुड़ाया गया है। बहरहाल आगे आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अच्छा जी, पोस्ट एक्स अच्छा, जब फिर हुआ ये कि जब इसमें प्रेशर आया ना, तो अगर आप देखें तो ये बिला वजह ही जो है ना, हालाँकि एनपीएल में ठीक है, उस एनपीएल में एनसीपीएल में इसकी वजह से 1-2 लॉक लगे, लेकिन वो उनमें देखें कितना प्रेशर था। एनपीएल में ये नेगेटिव में थे सुबह, नीचे जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है। तो लेकिन डे एंड तक उसको लॉक लग गया। ये क्या हुआ? असल में हुआ ये कि जो जुमे के बाद जो है ना, निशात पावर ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी ईयर एंड की। इसलिए नोटिसेस का ना ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि किस वक़्त क्या आ रहा है, उससे शेयर के ऊपर क्या जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि वो 21 अगस्त को उनकी बोर्ड मीटिंग है और वो मीटिंग भी 11 बजे है, इसका मतलब उनका रिज़ल्ट भी मार्केट की टाइमिंग के अंदर आ जाएगा। अब इनमें जो 2 लॉक्स निशात एनपीएल और एनसीपीएल में पिछले 2 दिन से लगे, वो इसी वजह से लगे कि क्योंकि एलपीएल ने वो बहुत मैसिव डिविडेंड दिया, तो लोगों ने एक्सपेक्टेशन बना ली क्योंकि क्योंकि ये भी सेम ग्रुप की कंपनीज़ हैं, ये भी हो सकता है ज़्यादा डिविडेंड दें। और जब जैसे ही आज वो नेगेटिव में थे, तो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई तो इसपे वॉल्यूम लगा कैप हो गया। साथ ही एनसीपीएल भी के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भी ऊपर चला गया। और इनकी वजह से फिर कुछ थोड़ा जो दूसरे पावर सेक्टर कंपनीज़ हैं, वो होता है जब एक सेक्टर में आता है ना बाइंग, तो फिर कई दफ़ा दूसरी कंपनीज़ में भी आ जाती हैं। तो थोड़ा बहुत कैप्को में ज़्यादा नहीं आई, हबको में भी, लेकिन पहले से थोड़ा बेहतर हुए, एसपीडब्ल्यूएल भी थोड़ा बेहतर हुए, एएलटीएन जो है वो भी थोड़ा बेहतर हुए। तो पूरा सेक्टर इसकी वजह से डे एंड के टाइम पे काफ़ी ऊपर चला गया। अच्छा, अब हमें ऐसा लग रहा है, अब हमें ये नहीं पता कि एनपीएल जो है, क्योंकि एनपीएल ने इस साल में उनका अगर फाइनेंशियल्स हम देखें, तो उनके पास
उनकी काफ़ी अच्छी अर्निंग, उनकी भी तकरीबन ₹11 की अर्निंग हो जाएगी साल की। और अगर पे आउट को देखें तो ₹4 ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन एनपीएल की अगर आप हमारी जो रमज़ान में हमने असेसमेंट की थी, अगर आपने वो देखी हो, एनपीएल के पास बहुत ज़्यादा कैश है। ये ये भी किसी भी टाइम पे हो सकता है छक्का मार दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है मारें। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी आप ये लेके चल सकते हैं कि आप अभी इसको होल्ड कर लें और जब इसकी जो 21 अगस्त की डेट आए, आप इसमें से जो है अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 21 तारीख तक मिसाल के तौर पे अगर ये 30-31 इसकी वैल्यू हो जाती है, तो अगर उस दिन अच्छा डिविडेंड ना आया, मतलब 2-3 रुपए भी डिविडेंड दिया, वो अच्छा कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने अब इनसे एक्सपेक्टेशंस 15-15 रुपए की बना ली हैं। तो अगर अच्छा डिविडेंड ना आया तो इसको लोड लॉक लग जाएगा, और अगर अच्छा डिविडेंड आ गया तो अपर लॉक लग सकता है। तो अगर तो आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहें तो आप अभी अगर आपने खरीदा है तो आप इसको बोर्ड मीटिंग की डेट तक होल्ड कर लें और फिर उसमें या तो बेच दें या स्टॉप लॉस लगा दें। लेकिन कई दफा स्टॉप लॉस लगता नहीं होता, इतना वो बायर कोई नहीं होता, सेलर बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो स्टॉप लॉस लगता ही नहीं है कई दफा। तो अगर आप थोड़ा सा मीडियम इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा सा रिस्क भी लेते हैं, रिस्क एंड रिटर्न दोनों को साथ लेके चलते हैं, तो आप अभी जो खरीदे हैं उस दिन आप वो आधे बेच दें, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप उस दिन अपने होल्ड कर लें। लेकिन बज़ाहिर ऐसा हमें लग रहा है कि ज़रूरी नहीं कि ये अपनी बोर्ड मीटिंग तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा 21 तारीख तक। और निषाद चुनिया पावर वो इसलिए चला क्योंकि लोगों ने यही सोचा कि जब निषाद पावर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी तो वो भी जल्दी हो जाएगी। बहरहाल वो अभी हुई नहीं है अनाउंस। और अगर निषाद चुनिया पावर की बात करें तो उन्होंने पिछले साल जो है ना एकदम ₹10 का डिविडेंड दिया था, और उन्होंने इस साल उसके बाद कोई डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन अगर देखें उन्होंने 10 साल, उन्होंने उस ₹10 से पहले 2 साल कोई डिविडेंड भी नहीं दिया, ₹1 भी डिविडेंड नहीं दिया था। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्योंकि एलपीएल में इन्होंने डिविडेंड दिया है और पीकेजीपी का रिजल्ट आज आना था, वो भी अनाउंस नहीं हुआ, वो ट्यूसडे को पता लगेगा, प्रोबेबली वो भी शायद दे दे क्योंकि वो एलपीएल के साथ चलता है। लेकिन ये जरूरी फिर भी नहीं है कि एनपीएल और एनसीपीएल वाले उतना ही डिविडेंड दें। तो बड़ा केयरफुली आपको इसमें चलना है। अनाउंसमेंट से पहले टू बी वेरी सेफ आप एग्जिट कर जाएं, और अगर फिर उसके बाद उन्होंने छक्का मार दिया, कोई बहुत अच्छा डिविडेंड दे दिया, तो फिर रोना नहीं है, फिर जितना आपका प्रॉफिट हो उसी पे खुश हो जाएं। रिस्क लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अच्छा जी, वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो गई है, लेकिन अभी हमने कुछ बातें और करनी हैं। अच्छा, आज हम ये देख लेते हैं। अब अब हम देखेंगे रिजल्ट्स, मटेरियल इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग खुद ये देख चुके हैं तो बेशक आप आगे ना देखें। लेकिन ये बताने का मकसद है कि आपको ये चीज़ें खुद मॉनिटर करनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें खुद मॉनिटर कर रहे हैं तो फिर आप हमारी वीडियो बेशक ना देखें। अच्छा, अब ये एक लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एलपीएल ने लेटर भेजा यहाँ पे अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट का। असल में होता ये है कि किसी शेयर, कंपनी का जो शेयर है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर एकदम हो जाए तो एससीसीपी जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि बस एक उनका प्रोसीजर है हिफ्ज़ मातकद्दम, बस वो उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आपका शेयर क्यों हो गया है? तो मैनेजमेंट कहती है जी हमें नहीं पता, हमारी तरफ से इसमें कुछ नहीं हुआ। तो ये एक अजीब सा ड्रामा बनाया हुआ है इन्होंने। हालाँकि अगर वो स्टॉक मार्केट की मैनिपुलेशन को आइडेंटिफ़ाई करना चाहें तो उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़, तरीक़ेकार उसके आइडेंटिफ़ाई हो सकते हैं। मेरे जैसे बंदे को पता लग जाता है कि कहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है, तो क्या उनको नहीं पता लग सकता जो इस काम में बैठे हैं? लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं है। इस तरह इन चीज़ों को कोई रिज़ॉल्व करना नहीं चाहता। असल में बज़ाहिर तो हमें यही नज़र आता है। 1-2 चीज़ें हमने हाइलाइट भी करके उनको भेजी थी, तो उन्होंने कोई ख़ास जवाब ही नहीं दिया उसके ऊपर। तो बहरहाल इसमें होता ये है, वो कंपनी से पूछते हैं, बहुत सारी कंपनियों से पूछा कि भई आपका शेयर क्यों ऊपर जा रहा है? वो कहते हैं जी हमें तो कुछ नहीं पता। वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी रीज़न। यानी कि और ऐसा हो भी सकता है कि कई दफ़ा कंपनी की मैनेजमेंट इन्वॉल्व ना हो। मैनिपुलेशन तो वो करेगा ना जो उसमें मूवमेंट कर रहा है। आम तौर पे ये होता है कि कंपनी का कोई ना कोई बंदा इसमें शामिल होता है। लेकिन यानी कि वो अंदर की खबर देता है और फिर अंदर की खबर आगे ऊपर-नीचे होती है। तो इस चीज़ में मतलब इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि ये खबर कहाँ से लीक हुई, किसने इसमें परचेज़िंग की, किस हाउस ने परचेज़िंग की, उस हाउस ने क्यों परचेज़िंग की इसमें। लेकिन वही बात है ना कि कोई करना नहीं चाहता। फिर इसका जो है
अगर किसी कंपनी में वॉल्यूम्स लग रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक हाउस दूसरे हाउस को बेच रहा है, दूसरा हाउस पहले हाउस को बेच रहा है, या कोई और 2 इंडिविजुअल्स हैं, वो एक-दूसरे को बेच रहे हैं। तो ये बहुत से तरीके हैं जिनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैनिपुलेशन क्यों हो रही है। लेकिन कुछ उम्मीद हमें इनसे नहीं है, इस कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को देखने का। अच्छा, अब अगर हम आगे देखें कि रिज़ल्ट्स आज, हाँ, पहले हम सबसे पहले देखते हैं हम जो बहुत डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट आया हमारा, वो था जी लो लॉटे कैम का, लॉटे केमिकल का। अच्छा जी, इनका जो है इस क्वार्टर में सिर्फ़ अशारिया 21 पैसे का ईपीएस आया है। इनकी जो पिछले, अगर हम देखें, क्योंकि अगेन ये हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको खुद इसका एनालिसिस करना चाहिए। हाँ, अगर आप नहीं कर सकते तो अच्छी बात है, हमारी वीडियो देख लें, और अगर आप ये एनालिसिस खुद कर लेते हैं तो फिर हमारी वीडियो में शायद आपको फालतू इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो अब इसका देखें, ये क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 1.68 ईपीएस, उससे पहले 1.79, 1.84, बड़ा अच्छा इनका ईपीएस चल रहा था। और इन्होंने जो पे आउट दिया, वो भी पिछले साल वो जो ₹6 का दे दिया था इन्होंने। इनकी अर्निंग थी, एनुअल अर्निंग थी ₹6 68 पैसे, और ₹6 का डिविडेंड दे दिया इन्होंने। इसी तरह पिछले क्वार्टर में भी ₹1.5 की अर्निंग थी, तो ₹2 का डिविडेंड दे दिया। तो उस बेसिस पे असेसमेंट की थी कि भाई आगे भी इनकी इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी चलती रहेगी तो डिविडेंड जारी रहेगा। लेकिन इस दफा इनका जो है ना, सेल्स ही, इनकी सेल्स ही कम हुई है। इसका रीजन तो ये, जब वो अकाउंट्स भेजेंगे तो फिर पता लगेगा। लेकिन सेल्स कम हुई है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट ही कम हुआ है इनका। तो और उसके बाद बहुत ही को फारिग किस्म का रिजल्ट आया है, और इसीलिए कोई डिविडेंड उन्होंने नहीं दिया। तो हमने इसकी असेसमेंट की थी, और वो असेसमेंट इसी बेसिस पे की थी कि इसका जो है वो ईपीएस कंटिन्यू रहे। तो अब वो असेसमेंट बिल्कुल फारिग हो गई है, जो हमने रमजान में की थी, और हमारे मुताबिक अब ये शेयर बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हम सिर्फ डिविडेंड देने वाले शेयर्स को प्रेफर करते हैं। हो सकता है कल को ये शेयर वापस 35-40 पे चला जाए, उसमें हम नहीं जानते कि, क्योंकि आपको ये हम बता चुके हैं कि जो शेयर्स की मूवमेंट होती है उसके पीछे सिर्फ फंडामेंटल्स नहीं होते। लेकिन हम सिर्फ ऐसे शेयर्स को प्रेफर करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, चाहे वो हमें थोड़ा रिटर्न दें, लेकिन हमें कोई बेसिस होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे हम इन्वेस्ट करें। जो हवा में कंपनियों के पीछे इन्वेस्ट करते हैं कि वो ऊपर जा रही है उसके पीछे चले जाओ, वो नीचे जा रही है उसको बेच दो, तो वो जो कहते हैं लोग कि ना स्टॉक मार्केट जुआ है, ये चीज जुआ होती है कि किसी को कोई पता नहीं है कि मैं क्यों कोई कंपनी खरीद रहा हूँ या क्यों बेच रहा हूँ। तो हम इस कंपनी से बिल्कुल हमने एग्जिट कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है रिजल्ट आने से पहले एग्जिट कर लिया, क्योंकि इसमें लोड लॉक लग गया था फिर। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद है जी, और किसका रिजल्ट आया आज? अच्छा, ये एक आया है फ्राइजलैंड कंपेरिया का। ये कंपनी जो है, ये एंग्रो की ही सब्सिडरी है। और इसका जो है ना, इसका इसका हिस्टोरिकली देखें, ईपीएस बहुत कम आ रही है इसकी। क्वार्टरली भी ईपीएस बहुत कम है, पे आउट भी इसका कोई खास नहीं है ही नहीं, बल्कि बिल्कुल नहीं है। और अगर इसकी हिस्ट्री देखें, एक साल की हिस्ट्री हम सिर्फ देख लेते हैं। ये देखें, ये ₹1 डिविडेंड नहीं दे रहा, और ये ईफर्ट के बराबर इसकी वैल्यू थी। भाई इसकी क्या तुक है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। तो बात वही है, बल्कि ये देखें, ये एक जमाने में, ये कोरोना के बाद इसको 120 तक भी लेके गए। हालांकि मतलब क्या बकवास है ये। और लोग जो है फिर ऐसी कंपनियों के पीछे पड़ जाते हैं, ओहो जी उसमें वॉल्यूम लग रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, टेक्निकली किसी ने कह दिया कि जी अच्छी है, ले लो, खरीद लो। ये देखे ना, 6 महीने में सिर्फ एक एलपीएल से भी कम अर्निंग है इनकी। लोग बेचारे फंस जाते हैं। और जो अब देखें, जिसने 120 पे लिया होगा, वो आज भी यही सोच रहा होगा, यार ये कंपनी तो ब्रोकर ने कहा था या उस एनालिस्ट ने कहा था अच्छी है, इस 60 पे आ गया, अब मैं क्या करूं। जब उसकी अर्निंग ही नहीं है, तो आपको ऐसे शेयर में घुसना ही नहीं चाहिए, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए फजूल का। आपको ये असल में है जुआ, कि एक कंपनी, उसकी वर्थ कुछ है ही नहीं और उसकी वैल्यू बड़ी ऊपर है, और आप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें वॉल्यूम लग रहे हैं।
तो ये तो इसका 66 रुपए भी बहुत ऊपर है हमारे मुताबिक। हो सकता है यहाँ से नीचे ना आए, लेकिन इस हमारे मुताबिक ये इस काबिल नहीं है, और हम इसको जो है, बल्कि हम इसको तो 40 रुपए पे भी इस काबिल नहीं समझते कि इसको खरीदा जाए। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं और कौन-सा रिज़ल्ट आया। मेरा ख़्याल है 1-2 रिज़ल्ट आज और आए थे। सर्च कर लेते हैं एसजीएफ। हाँ, एक एसजीएफ का रिज़ल्ट आया हाफ ईयरली, और एक और था कोई, यहाँ पे सीईपी। अच्छा, सर्विस ग्लोबल फुटवियर का रिज़ल्ट देखें जी, तो ये भी को ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। 6 महीने में 2 रुपए है इसकी। अर्निंग, और इसकी प्राइस क्या चल रही है, एसजीएफ 35 रुपए, बहुत महंगा है, बिल्कुल इस काबिल नहीं है, फंडामेंटली बिल्कुल काबिल नहीं है। हो सकता है यहाँ से 130 पे चला जाए, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा जी, सीईपीबी भी देख लें, ये 27 रुपए का है। इसकी जो पिछले साल की अर्निंग है 10 रुपए है, फिर 14 है, लेकिन इन क्वार्टर में ये नेगेटिव हो गई थी थोड़ी। देखें अभी क्या आई है। पूरे साल का रिजल्ट है, दिया दिलाया इन्होंने कुछ नहीं, और सिर्फ 2 रुपए 25 पैसे की अर्निंग है। उस हिसाब से तो इसकी वैल्यू, वैसे तो 28 रुपए भी महंगा है, लेकिन चलो इतनी ऊपर वैल्यू नहीं है। लेकिन ये देखें 3 साल की अगर देखें इसको, 126 तक, ये 128 तक गया हुआ है। और अब देखें जिसने वहां पे लिया, इसमें वैसे एक ज़माने में जब हम अपनी वर्किंग नहीं करते थे, जब हम भी इन लोगों के पीछे चक्कर में आ गए थे, हमने भी खरीदा था। इसमें हमने नुकसान पे बेचा, इस शेयर में हमने नुकसान किया काफ़ी। लेकिन अगर हमने वहां पे भी ना बेचा होता कि भी ये सोच के कि अब तो काफ़ी नुकसान हो गया, अब मैं इससे निकलूंगा ही नहीं, तो हम वो बिल्कुल ही पैसे ज़ाया हो गए थे। हमने तो इसको हाईएस्ट के आसपास ही कहीं खरीदा था, 120 के आसपास। और यहाँ पे यानी कि अगर 100 रुपए हमारे पास, तो 16 रुपए रह गए वो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें थोड़ा सा अकल दिलाई कि हम इन जो है ढोंगियों से बच के अपनी वर्किंग करें और अपनी अकल से काम करें। तो अल्लाह के फजल से सारे लॉसेस हम अपने रिकवर कर चुके हैं, बल्कि अब तो हल्का हल्का सा प्रॉफिट भी शुरू हो गया है। अच्छा जी, इसके बाद जी, अच्छा हाँ, बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट्स को एक दफा देख लेते हैं। अगर आपकी कोई पसंद की कंपनी ने बोर्ड मीटिंग अनाउंस की हो, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एनपीएल का हमने देख लिया है। उसके बाद हम वो खोलते नहीं हैं नोटिस, वो आप खुद देख लें। पाक ऑक्सी ने अनाउंस किया है, इसकी डेट आप खुद देख लें अगर आपने इसको मॉनिटर करना है। ये हेलियन, ये पहले जीएसके वो हेल्थ केयर जो होता था, इसने अनाउंस किया है। लेकिन हमारे मुताबिक कोई इनमें चार्म नहीं है इन कंपनियों में इस वक्त। अच्छा जी, अब हमें देखते हैं कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन आई है। बीजीएल ने कुछ भेजा था। अच्छा, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, साथ ही हम बीजीएल का चार्ट भी खोल लेते हैं। अच्छा जी, इनकी मटेरियल इंफॉर्मेशन बेसिकली इन्होंने कहा है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट, यानी कि तारिक ग्लास ने पहले आया था नोटिस के वो जो है ना बीजीएल को खरीदना चाहते हैं। लेकिन अब उस नोटिस की अपडेट है कि जिसमें तारिक ग्लास ने इनको वो प्राइस बताई है कि वो प्राइस का किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। वो इनके 7.8% शेयर जो हैं वो खरीदना चाहते हैं 11.73 रुपए पे। अच्छा, एनेक्चर में जाके देखें कोई इजाफी इंफॉर्मेशन, या आप चाहें तो सारा पढ़ लें। सूली तौर पे सारा पढ़ना चाहिए अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो। हाँ, ये असल में जो तारिक ग्लास ने इनके शेयर्स परचेज करने हैं वो हैं जी 49.9, तकरीबन 50% शेयर्स खरीदने हैं। जो 42% शेयर्स वो खरीदेंगे, वो डायरेक्टली कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ खरीदेंगे। उस पे रेट भी उन्होंने तय किया, वो 8.79 का है। लेकिन जो
उन्होंने, क्योंकि इसका फ्री फ्लोट कितना है देखते हैं। फ्री फ्लोट तो काफ़ी कम है। हाँ, ठीक है। बहरहाल उन्होंने जितने शेयर्स खरीदने थे, उसमें से जो है उन्होंने 130 मिलियन शेयर्स खरीदने थे, और जो कंपनी की मैनेजमेंट है या जो ओनर्स हैं, वो 110 मिलियन शेयर्स बेच रहे हैं। तो बाकी 20 मिलियन शेयर्स वो ये कह रहे हैं कि हम पब्लिक से खरीदेंगे। और पब्लिक से खरीदने की जो उन्होंने प्राइस बताई है, वो ये कह रहे हैं 11.73। अब बीजीएल की आज की जो प्राइस है, यानी कि फ्री फ्लोट का उन्होंने आधा खरीदना है। अब बीजीएल की आज की प्राइस है 10.99। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बज़ाहिर जो हमें समझ आ रही है, ये नोटिस को हमने डिटेल में स्टडी नहीं किया, आप खुद भी एक दफा देख लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि बीजीएल की प्राइस यहाँ से 11 रुपए से 11.70 तक जा सकती है, और अगर ना भी गई तो उसका कोई और तरीका भी होगा। वो 11 मतलब ये 11.70 पैसे इसमें ऊपर जा सकती है। अब वो यहाँ पे चली जाए, अगर तारे ग्लास जब शेयर्स खरीदेंगे, मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से खरीदेंगे। तो वो बहरहाल ये कि ये इसमें 70 पैसे का, या आप ये समझ लें कितना बनेगा, ये 7% का गुंजाइश है। और अगर इसके वो कमीशन को निकाल दें सेलिंग और बाइंग के, तो तकरीबन 5% बढ़ने का इसमें गुंजाइश है। इसमें एक हुआ था, ये मैं आपको हम आपको दिखा देते हैं। वायद कंपनी में हुआ था। वायद कंपनी ने भी कहा था कि हम अपने शेयर्स, उन्होंने तो कहा था हम खुद खरीदेंगे। तो जब उन्होंने ये अनाउंस किया, तो उस शेयर की वैल्यू जो है, ये देखें, 930 से एकदम वो पहले चली गई, वो तकरीबन 3000 के पास चली गई। फिर वो नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, फिर वो तकरीबन इस यहाँ पे 1500 पे आ गई। तो फिर इसका कंपनी का यहाँ पे नोटिस आया कि हम ये शेयर्स 2000 में खरीदेंगे। तो फिर ये जो है फिर वो जिनके पास शेयर्स रह गए थे, उन्होंने फिर 2000 में मार्केट में ही आए, जो हमें लगता है वो बेचे थे, वो वहां से बेचते जाते थे, और खरीदने वाले वो होंगे, कंपनी होगी शायद। इस तरह इसकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई थी। और उस हिसाब से हमें यही लगता है कि बीजीएल के भी शेयर्स जो हैं, वो मार्केट से ही खरीदे जाएंगे। और जब तारिक ग्लास उसको 11 रुपए 70 पैसे पे लेने के लिए तैयार है, तो कोई किसी को उससे सस्ता बेचना नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा ये अंदाजा है कि इसकी वैल्यू जो है 11.70 तक जा सकती है। लेकिन हमने इसमें कोई खास खरीदारी नहीं की, तो आप भी देख भाल के सोच समझ के आप इसमें लें। बेशक किसी और एनालिस्ट से भी जो हमने असेसमेंट बताई है, उसकी कंफर्मेशन करा लें, अपने ब्रोकर से पूछ लें, और फिर इसमें अगर आप लेना चाहें तो ये छोटा सा गेन आपको, ये बज़ाहिर हमें तो लग रहा है कि मुफ्त का गेन है, लेकिन शायद आपको मिल जाए इसका। आप लेकिन अपनी रिसर्च पूरी कर लें, और फिर आप इसमें अगर कुछ करना चाहते हैं तो करें। अच्छा जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। पहले हमने सोचा था आज रिफाइनरी का एनालिसिस करेंगे, लेकिन अब क्योंकि आधे घंटे की तो हो गई है, और शायद आधे लोगों ने देखना छोड़ भी दिया हो, तो मेरा ख्याल है वो किसी और दिन कर लेंगे। ठीक है जी। तो अगेन आज के जो भी हमने असेसमेंट की, इसमें किसी शेयर की हमारी तरफ से कोई बाय सेल कॉल नहीं है, ये एक एनालिसिस है। अपनी खरीदो फरोख्त का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर वीडियो आपको पसंद आई, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दें, और अल्लाह के हवाले। हैव अ नाइस वीकेंड।